हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। हम बीपीएससी के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है क्वेश्चन कर रहे हैं उसका, और इसमें हमने लगभग अभी तक 75 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 2 पार्ट जो है आपको 1-1 घंटा का लगभग बनकर वीडियो आपको बनाकर हमने आपको दिया है। अब हम 40 से लेकर 41 से लेकर इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं पूरा डिस्कशन के साथ। तो चलिए, इसमें आज का जो क्वेश्चन है वो है 41वां, और इसमें पांडिचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी है क्वेश्चन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो पांडिचेरी है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है कि पांडिचेरी पर कब्जा पहला है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति वो फ्रांसीसी, और अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें आपको कथन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो देख सकते हैं, इसमें देखिए सिर्फ एक ही कथन इसमें आपको सही मिलेगा, वो है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। याद रखना है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा पुर्तगाली ने किया था, और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो कंपनी शक्ति थी वो था डच। कौन था? डच था। और अंग्रेज भी करता है कब्जा 1761 ईस्वी पर। 1761 ईस्वी में जो है यह कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार से जो सही है वो केवल एक ही है। यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर रैयत की तुलना में पहला ऑप्शन है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, और तीसरा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशलता बनाना। ये सभी के सभी गलत हैं। डी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, याद रखना है कि कॉर्नवालिस की भूमि संबंधी सुधारों ने कानूनी विवादों को बढ़ोतरी की, जिसका मुख्य कारण न्यायालय के शुल्क का घटाया जाना था, और इसीलिए कोई भी किसी को भी न्यायालय में घसीट लाता था। अपील के अधिकार को बढ़ाना भी इसका एक कारण था। वकीलों ने अपनी फीस निर्धारित कर दी थी, और साधारण लोग सरकारी नौकरों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, और अमानवीय दंड जो कि हाथ, पैर, नाक, कान ये सब जो काटना था ये सब समाप्त कर दिया गया। और इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से कानूनी विवादों को बढ़ावा दिया। दिए गए सभी विकल्प क्या हैं? यहाँ पर कॉर्नवालिस के सुधार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? यहाँ पर पहला देखेंगे तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, और सी नंबर ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना। और चौथा है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निवारण। ये डी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसकी बात हम अगर करें तो जनजातीय उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही नहीं है, और विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव देखा गया परंतु सभी क्षेत्रों में नहीं, इसलिए दूसरा भी आपका गलत है। और तीसरा विकल्प अगर देखें तो क्योंकि इसमें देखें समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की बढ़ोतरी नहीं हुई, इसीलिए यह भी गलत है। और चौथा जो है वो सही है क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया जो सदियों से चला आ रहा था, इसलिए भारत में अनेक विद्रोहों का जन्म होता है। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियों होम चार्जेज की संघटक थी? या
थी। यहाँ पर पहला देखेंगे कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। और तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित तीसरा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा लाई जाने वाली विधि। तो इसमें जो सही है वो है 1 और 2, दोनों सही है। तो उत्तर में 1 और 2 होगा बी नंबर में। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका लंदन में जो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। सब जो है यहीं से भारत से ही होता था काम। ठीक है, तो अगला देखेंगे इसमें क्वेश्चन के सन 1893 में सर विलियम बेडरमन तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो इसका अगर हम देखें तो उत्तर में हो जाएगा आपको केवल एक, इसमें एक ही है, सिर्फ एक उत्तर हो जाएगा कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। आप जानते हैं कि 72 सदस्यों के साथ मुंबई की तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और A.O. ह्यूम को जनरल सेक्रेटरी का पद जो है भार सौंपा गया और कलकत्ता के वेमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया और विलियम बेडरमन तथा जस्टिस खान जार्डिन अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य उसमें थे। बाकी सभी हिंदू थे जो मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी के थे। और 1893 में बेडरमन ने उदार दल के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में प्रवेश किया। कांग्रेस राजनीतिक सुधारों की मांग करती आ रही थी। ये सारे बात आप याद रखेंगे, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पूरा डिटेल हमने आपको इसका बताया। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस बार बीपीएससी जो है ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी के क्वेश्चन में, क्योंकि 4 ऑप्शन है और 1/3 जो है नेगेटिव भी है। और अतुल प्रसाद जी बोले भी हैं कि हम जो है केवल 1 और केवल 2 और केवल 1, 2, 3 वाला क्वेश्चन तो हम देंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आप अगर करेंगे, जानकारी आपको जो है सटीक रहेगी। क्वेश्चन इसी प्रकार का आप करिए। यहाँ पर देखेंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है। तो पहला है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयते को पट्टे देती थी। और तीसरा है कि यहाँ पर तीसरा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए इसमें 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। याद रखना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे कर देती थी तथा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि सर्वेक्षण और कर निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें आपको ब्रह्म समाज के बारे में सही है ये बताना है। इसमें 2 कथन है, 3 कथन हैं, जिसमें कि पहला है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा कि इसने धार्मिक ग्रंथों से की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को इनकार कर दिया। और इसने जो है इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें देखें तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 1 और 2 इसमें याद रखना है, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए 1 और 2 में क्या है, आपने देखा कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध और धार्मिक ग्रंथों से व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता इनकार कर दिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर फिर से आपको विचार करना है। पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन होगा। और यहाँ पर है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा तंबाकू और लाल मिर्च की खेती।
इसमें है कि अंग्रेजों की भारत को देन थी, क्या थी? तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी, तो ये बताना है। तो देखिए, याद रखना है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित क्या होता है। तो इल्बर्ट बिल विवाद आपको यहाँ पर देखिए, यूरोप के लोगों, इसमें अगर उत्तर में देखें तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, ये इल्बर्ट बिल विवाद था। यह विवाद जो है 1883 में लाया गया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। तो सब जानते हैं कि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए था, और जो बंटवारे के समय निर्धारित की गई थी, और इसके योजनाकार ही सर सिरिल रेड क्लिफ थे, तो इसीलिए रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला। ये भी आप सब जानते हैं कि 1911 तक चलता है। सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया था। ये आप जानते हैं कि वर्ष 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें इसमें राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था और बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मंगानियार नामक लोगों का समुदाय, यहाँ पर है कि मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपको यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। बी नंबर इसका उत्तर है। जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत का, मंगानियार नामक लोगों का समुदाय राजस्थान, ठीक है, राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गदर था। आप सब जानते हैं कि गदर क्या है। गदर फिल्म नहीं बोल रहे हैं, गदर क्या था। गदर, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा कि भारत का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि गदर का मुख्यालय कहाँ पर, तो सैन फ्रांसिस्को। बहुत बार बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो याद रखना है कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और इसकी स्थापना भारत के पंजाबियों द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। इसके मुख्य सदस्य थे लाला हरदयाल, साहेब सिंह माकना, करताल सिंह सराभा और रास बिहारी बोस, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती प्रणाली की आवश्यक तत्व हैं। सामंती प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से, तो इसमें दूसरा और तीसरा है। पहला नहीं है, जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उदय। दूसरा, और जमींदार सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। नीचे दिए गए यहाँ पर कोट से आपको उत्तर ढूंढना था। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है। याद रखना है कि राजनीतिक गठजोड़ तथा सैन्य सहायता एवं आर्थिक सहयोग के द्वारा कोई व्यक्ति किसी शासक के अधीन सामंत बनता था। कोई भी सम्राट संपूर्ण भूमि पर अपना संप्रभुत्व रखता था। यदि उस भूभाग से संबंधित कोई भी राजा अपनी सेवा सम्राट को प्रदान करता था तो उससे उसका संप्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था और सम्राट राजा का अधिपति होता था। सामंती अनुबंध के अनुसार अधिपति राजा को सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता था, साथ ही साथ भूमि भी प्रदान करता था।
यह भूमि सामंत द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाती थी। ये सारे पॉइंट इसके देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था या थे। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है कि जी सुब्रमण्य अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीनों के तीनों थे। उत्तर में यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। याद रखना कि दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, रानाडे, गोखले, सुब्रमण्य अय्यर उन प्रमुख लोगों में से थे जो भारतीय राष्ट्रीयता को गैर उपनिवेशवाद की बुनियाद पर खड़ा किया था। ये लोग हॉब्सन तथा लेनिन के पूर्व उपनिवेशवाद के विश्व के प्रथम आर्थिक आलोचक थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। तो ये भारत सरकार के केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बन गया और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को स्पष्टतः परिभाषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सत्यशोधक समाज में संगठित किया। तो ये करता है आपको महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा राव फूले ने किया था और यह एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आज़ाद कराना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित। तो अभी तक आपको हमने बताया कि यह जो है मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये होता है संवैधानिक सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था और यह सुधार 1918 के तैयार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए थे जो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के रूप में आधार बनता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी पहला ऑप्शन विचार करना इसमें, और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तीसरा है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से। तो ये केवल इसमें जो है देखें तो 2 और 3 है। अगर हम एक मिनट इसमें देखिएगा जो ऑप्शन में 2 और 3 है वो इसका सही हो जाएगा। इसमें 3 भी है। तो पहला है कि टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का इससे संबंध होता है। याद रखना है कि इसमें जो 1881 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में मतभूत होने के बाद नया विधान मतलब अर्थात सर्वधर्म समाज की स्थापना किया और यह भी ब्रह्म विवाह को वैध बनाने और शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का हिस्सा था। कलकत्ता यूनिटेरियन समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया जाता है। ए नंबर में हो जाएगा और 2 और 3 केशव चंद्र का सही है। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है 1907 में और कहाँ, तो सूरत। ये सारे पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कारण बताना है। तो इसमें दूसरा है कि अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था
देखिए, उग्रवादी और नरमपंथी दोनों हठी थे और उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू की जाए। उन्हें लगा कि ब्रिटिशों को बाहर उखाड़ फेंकने का यह सही समय है और नरमपंथी उनके राह में बाधक हैं। और दूसरा, सूरत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों और अंग्रेजों से बात करने की क्षमता से असंतुष्ट थे। अब हम अगला चलेंगे क्वेश्चन पर कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जो योजना थी, स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या होगा, द्वितीय युद्ध के बाद जो स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। देखिए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना का मुख्य प्रस्ताव था भारतीय संघ को उपनिवेशिक पद के साथ स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों का निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भाग लेने के लिए मुक्त होगा। क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य पद देने का प्रस्ताव किया था। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियों भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत। तो इसमें सही आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए, 2 और 4 इसमें सिर्फ सही हैं। मतलब 2 नंबर है त्यागराज ने अनेक रागों की जो है सृजन किया था रागों का, और 4 है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत। ठीक है, इसमें ये दोनों सही हैं, 2 और 4। देखिए, भगवान यहाँ पर याद रखना है कि त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादक में से एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध कवि भी, और इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कीर्ति अक्सर धार्मिक आयोजनों में भी गाए जाते हैं। और अन्नमाचार्य 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध हिंदू संत तथा संगीतकार थे। इन्होंने वेंकटेश्वर की स्तुति में गीतों की रचना की जिसे संकीर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी की मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा था। तो देखेंगे तो अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और डी नंबर में है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। जहाँ पर सोरा अफीम मिल जाए ये आपको उत्तर लगभग हो जाएगा। देखिए, भारत में जो है 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन जो है तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। और 1780 से 1860 की अवधि के दौरान भारत प्रसंस्कृति वस्तुओं के निर्यात से परिवर्तित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया और यह निर्यात वस्तुओं का एक खरीदार बन गया। अगर देखें तो 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, सोरा और अफीम कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ होते थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। यहाँ पर जो लागू नहीं होता है वो है आपका सी। ऐसे उत्तर हम सभी पढ़ेंगे। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है। और चौथा है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। देखिए, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली
1798 से लेकर 1805 तक इसका काल रहता है, ने सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना था। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एवं अन्य सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखे तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे, और छोटे स्तर के राज्य बदले में नगद धन दिया करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करना था तथा नेपोलियन जैसे खतरे से भारत को सुरक्षित करना था। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था, तो क्या परिणाम होता है? तो यहाँ पर उत्तर में देखें तो सी नंबर है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण। याद रखना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ और इसमें कृषि वस्तुओं में बाजार और व्यापार काफ़ी संगठित था और पूर्व ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में देखें तो बाजार वृद्धि ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक अंतर को चिन्हित किया। ये पॉइंट हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो सबसे पहली घटना कौन होती है? अगर हम देखें तो 1863, 1860, 1882 और 1875, एक एक घटना को हम देखेंगे। तो 1875 में होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। दूसरा नील दर्पण 1860 में, ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ 1882 में, ठीक है। और उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1863 में सिविल सर्विस पास करते हैं। तो आप मिला सकते हैं कि सबसे पहले कौन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है तो सबसे पहले में आते हैं 1860। 1860 में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था और यहाँ पर 1863 उसके बाद आएगा। सबसे पहले जो होगा वो होगा नील दर्पण, ठीक है, दीनबंधु। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा था तो सबसे पहले बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर यहाँ पर विचार करना है और यहाँ पर संस्थान है और संस्थापक हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें कौन सुमिलित है ये आपसे पूछ रहा है। देखेंगे सुमिलित इसमें कौन है। इसमें देखिएगा पहला कि बनारस का संस्कृत कॉलेज, यह जोनाथन डंकन के द्वारा होता है, यह गलत है। और कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा होता है, यह सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना यह लॉर्ड बेलेजरी के समय संस्थापक होते हैं ये, तो ये भी गलत है। तो समझ सकते हैं कि उत्तर सिर्फ 2 इसमें है और इसमें अगर हम उत्तर देखें तो केवल 2 होगा, ठीक है, सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें केवल 2 करके है तो आप कूट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला देखेंगे तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड शुरू किया गया और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। और तीसरा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो देखेंगे तो केवल 1 और केवल 2 इसमें सही है। तो इसमें क्यों सही है आपको बताएं। तो वुड डिस्पैच घोषणा वुड घोषणा पत्र यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चांसलर वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था।
और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। ठीक है, वुड का डिस्पैच कहा गया। और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 भी याद रखना है, मैग्ना कार्टा भी याद रखना है, वुड डिस्पैच भी याद रखना है, और यहाँ पर जो है किनके नाम से ये है ये भी याद रखना है, चार्ल्स वुड हैं। और इसमें है कि प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया, और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई, और इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, और जिसमें एक कुलपति, एक उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था भी किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन से भारत में, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अभी तो आपने पढ़ा कि यह जो है देखें तो 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों के तीनों इसमें हैं। तो 1, 2, 3 इसमें हो जाएगा उत्तर में। अगर हम इसका पूरा बात करें तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति अपनाई। इसने पूर्वी मतलब कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। और 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। और ब्रिटिश संसद में 1813 चार्टर अधिनियम पर शिक्षा से संबंधित लंबी बहस हुई तथा यह मामला अगले 20 वर्षों तक जारी रहा। अंततः आवंटित धन के अलावा 1 पैसा भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा सकता है। भारत में शिक्षा के विकास के मुद्दे पर समकालीन ब्रिटिश विद्वानों को 2 भागों में मतलब 2 वर्गों में बांटा गया। पहला था प्राच्यवादी, और ये जो था ये भारतीय भाषाएं थी उनके माध्यम से प्राच्य विषयों की वकालत किया। दूसरा था आंग्लवादी, जो ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के विकास की वकालत किया। और 1829 में लॉर्ड वेंटिक के उस समय था, लॉर्ड वेंटिक ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम पर भी जोर दिया, वही जोर देता है। और 1835 की शुरुआत में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के 10 सदस्यों को 2 बराबर समूहों में विभाजित किया गया। समिति के अध्यक्ष सहित 5 सदस्य लॉर्ड मैकाले ने सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाने के पक्ष में थे, जबकि 5 अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पक्ष में थे। अंततः अनेक गतिरोध के पश्चात बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को पारित प्रस्ताव मिला और घोषणा किया कि अब से सरकारी धन का उपयोग पश्चिमी भाषा के माध्यम से विज्ञान और पश्चिमी साहित्य पर जो है किया जाएगा, पर ही होगा। ये सारी बात कही गई। तो ये सारी जो है पूरा का पूरा इसका हम डिस्कस किए। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। तो ये होते हैं अशोक मेहता, T.S. रामानुजम और जी मेहता। देखिए, हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 ईस्वी को होता है। समाजवादियों जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक ने अनुयायियों तथा स्वतंत्र यूनियन जो हुआ करता था द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और इसके संस्थापक सदस्यों में वसावन सिंह, अशोक मेहता, R.S. रुइकर, मणिवेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, T.S. रामानुजम प्रमुख रूप से थे। और R.S. रुइकर को इसका अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को
इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो ये होते हैं जया बैप्टिस्ट टेवनियर। यहाँ पर याद रखना है कि जया बैप्टिस्ट टेवनियर 17वीं शताब्दी मतलब कि 17वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री था। और टेवनियर एक जौहरी था जो साइप्रस, माल्टा, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया देशों की एक से अधिक बार यात्रा भी कर रखा था। सन 1676 में इसने अपनी 2 खंडों को जया बैप्टिस्ट टेवनियर अपनी 6 यात्राएं नाम से प्रकाशित करता है। और इस पुस्तक में सबसे यादगार अध्यायों में से वे हैं जो टेवनियर ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों तथा इसके साथ ही कोहिनूर हीरे की भी विस्तृत रूप से चर्चा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब की निम्नलिखित यहाँ पर जो घटनाएं हैं उस पर विचार करेंगे। लिखा गया है कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा है कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बना। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। ये इसमें घटनाओं पर हम विचार करें तो सबसे पहले बी नंबर भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसी का नाम बदलकर जो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऐसे हम आपको बताते चलें कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार 1957 से 59 के बीच में। ठीक है, और ये इंपीरियल बैंक जो होता है 1955 में। ठीक है, और एयर इंडिया राष्ट्रीयकरण 1953 में और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बनता है 1987 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम काल देखें तो क्रमानुक्रम आपको सही बताना है। तो सही में हमने काल बता दिया आपको और 3, 2, 1, 4 इसमें उत्तर हो जाएगा। बी नंबर में हमने आपको बताया कि पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले, तो पहले होगा 53 मतलब कि एयर इंडिया वाला। तो एयर इंडिया का 1953 होगा, तब 1955 होगा, तब 1957, 59 होगा, तब अंतिम में गोवा का होगा 1987। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर में होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखें तो इसमें दूसरा नंबर है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना उद्देश्य था। देखिए, याद रखना है कि देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य ध्यान देश में समान भू वितरण करना था। 1950 से 60 के दशक में भू स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित किया गया। और इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीन को कृषि भूमि प्रदान करना था। इन उद्देश्यों के अंतर्गत भारत ने पूर्व से चली आ रही जमींदारी, रैयतवारी, महारवारी इत्यादि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट में से बी नंबर उत्तर हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है, इसमें देखेंगे तो पहला है कि इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य हो, चाय का व्यापार या चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था।
तो उत्तर में यहाँ पर देखें तो 1 और 2 सिर्फ है, मतलब कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यहाँ पर याद रखना है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद एक और महत्वपूर्ण 1813 का अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार का तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। कंपनी के भागीदारों की बहुत हानि नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा था और कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का एकाधिकार दे दिया गया। यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इस प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है आंदोलन या संगठन और नायक या लीडर के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन इसमें सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला है अखिल भारतीय असंस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी के द्वारा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और तीसरा है कि आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर। इसमें तीनों के तीनों इसमें सुमेलित हैं। इसका हम पूरा व्याख्यान करें तो इस प्रकार होगा कि 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किसान नेताओं स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया और E.V. रामास्वामी एवं तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जबकि अखिल भारतीय असंस्पृश्यता विरोधी लीग के नायक महात्मा गांधी होते हैं। तो 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। यहाँ पर देखें तो उत्तर हो जाएगा इसमें बी नंबर कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका जो है अलाभकर होना। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नील की खेती अपने उत्कर्ष पर था। भारत में अगर देखें तो यह खेती बहुत ही होता था। 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ था और उन दिनों पूरा नील यूरोप भेज दिया जाता था, जहां औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हो रहा था। नील का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता था। जब जर्मनी की 2 कंपनियां बडिस एनिलीन और सोफा फैब्रिक सिंथेटिक नील का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करने लगे तो प्राकृतिक नील की मांग जो है धीरे धीरे कम होने लगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बेलेजरी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो यह करता है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र और इसकी स्थापना 10 जुलाई जो है 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजरी ने की थी और इस संस्था द्वारा जो है संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू हजारों पुस्तकों का अनुवाद और फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृत ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र था, जिससे उन्हें भारत में प्रशासन चलाने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। तो इसमें पहला है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यही इसका कारण था। यहाँ पर देखें तो उत्तर में कि 1830 के दशक तक ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजारों में लाभ जो है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या किया,
ख़त्म कर दिया। मतलब बाज़ारों में पूरा भारतीय बाज़ार समाप्त हो गया और जो ब्रिटेन का सस्ता सामान था वो भारतीय बाज़ारों में लाद दिया गया। और चूँकि ये भारतीय वस्त्रों से सस्ते थे, इसलिए भारतीय कपड़ों जो थे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था और इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को क्षति हुई और बंगाल के कई बुनकरों को बेरोजगार होना पड़ा। रेलवे को 1853 में भारत में लाया गया था और आयातित भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया गया था, न कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ठीक है, तो ये नंबर ही उत्तर होगा। भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हुए? नष्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया? तो ये किया जाता है गोपाल बाबा बंगलकर के द्वारा। ये नंबर इसका उत्तर है। 1840 से 1900 ईस्वी इनका काल है। एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूत लोगों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने लोगों को परंपरागत सामाजिक आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाया। वे दलित आंदोलन के अग्रणी नेता माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था और 1888 में गोपाल बाबा बलंकर ने विटाल विध्वंसक मतलब कि ब्राह्मणिकल या सेरेमोनियल पॉपुलेशन का विनाशक शीर्षक से मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो अछूत लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाता था। इन्होंने मराठी भाषा के अखबारों जैसे कि सुधारक और दीनबंधु के लिए भी लेख लिखे। साथ ही मराठी में दोहे भी रचे जो लोगों को प्रेरित करने के लिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा सही है। पहला है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है कि 1835 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। केवल 1, 2, ना तो 1 ना ही 2। इसमें दूसरा नंबर सही है 1935। देखिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के व्यवस्थापिका के तथ्य पहला है कि सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम के मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पुनः समझौते के अनुसार किया गया। और अगला है कि प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। अधिकांश प्रांतों में यह एक सदनीय तथा कुछ प्रांतों में कुछ जो प्रांत जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में द्विसदनीय थी। द्विसदनीय व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा हुआ करता था। अभी भी वही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थी, जो बाद में वेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा। तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1840 एवं 1850 के दशक में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से स्त्री शिक्षा के लिए सशक्त आंदोलन चलाए गए। सन 1849 ईस्वी में कलकत्ता में वेथुन स्कूल की स्थापना हुई, जिसका सचिव विद्यासागर जी को बनाया गया। ये अन्य 35 विद्यालयों से भी जुड़े रहे जो बालिकाओं से संबंधित थे। इस कारण उन्हें छात्रों के अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 3 नंबर उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन, इसमें कौन कौन से कथन हैं। पहला और सही उत्तर आपको ढूंढना है। पहला कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय। तीसरा, रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो इसमें सही कथन आपको चूज करना है। तो इसमें केवल दूसरा सही है कि विजयनगर साम्राज्य
से मैसूर राज्य का उदय होता है। देखिए, उत्तर में मुगलों और दक्षिण में विजयनगर के पतन के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए आरकोट ने शुरू में बहुत संघर्ष किया। आरकोट के नवाब को अपने समकालीन शासकों जैसे तंजौर, मदुरै, मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजामों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आरकोट कर्नाटक शासन में वर्तमान समय के तिरुनेलवेली, रामनंद, मदुरै, त्रिचोनपोली, तंजौर, दक्षिण आरकोट, तमिलनाडु में चेंगलपट्टू और उत्तरी आरकोट और आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ और नेल्लोर शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित होते हैं। इसमें सही आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, यहाँ पर केवल एक ही सही है, वो है भरूच। देखिए, भरूच थॉमस रोजो जहांगीर के दरबार में कारखाना लगाने की अनुमति मांगने गए थे, किंतु उसे मना कर दिया गया था। लेकिन उनके 3 साल बाद 1615 के दौरान जेम्स प्रथम ने नूरुद्दीन सलीम जहांगीर की शर्तें मान ली और एक संधि की, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री बनवाने का अधिकार मिल गया। इसके बाद आगरा, भरूच और अहमदाबाद में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ पर जो है 2 अगर सूरत रहता तो वो होता, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ये होगा भरूच ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखांकन, भविष्यवाणी। इसमें सही उत्तर आपको बताने हैं। देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 सभी के सभी इसमें उत्तर हैं। डी नंबर आपको याद रखना है कि नुनीज ने विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं के बारे में निम्न बातें बताई, जैसे कि महिलाओं ने समाज में एक उच्च स्थान बना लिया था। उन्होंने समाज के साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भाग लिया। वे सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत थी। उन्हें संगीत, नृत्य और पेंटिंग जैसे बेहतरीन कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें कुश्ती और लड़ाई का प्रशिक्षण भी दिया गया और वे अंगरक्षक के रूप में भी कार्यरत थी। उन्हें ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी का भी ज्ञान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, इसमें जो सही है वो है सी नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे मदनपल्ली में संगीत में भी स्थापित किया। देखिए, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और यह 1911 में 27 दिसंबर को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन यह जो है वास्तव में विसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज मदनपल्ली में बंगला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जहां टैगोर फरवरी 1919 में कुछ दिनों के लिए रुके थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 87 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें कथन सही कौन है आपको बताने हैं। देखिए, इसमें जो कथन सही है वो है 1 और 3। भोज भी होता है अनुष्ठान में और ये सदस्य थे। ठीक है, ये जो थे वो जेसुइट के सदस्य भी थे। देखिए, फ्रांसिस जेवियर ईसाई मिशनरियों में से एक थे जिन्होंने भारत में जेसुइट आदेश का स्थापना किया था और वह गोवा न्यायिक जांच 1540 के दशक के लिए जिम्मेदार थे और उनकी मृत्यु सेंसियन हांगकांग क्षेत्र में हुई थी। बाद में उनके शरीर को गोवा लाया गया और एक चर्च बनाया गया। सेंट फ्रांसिस का पर्व हर साल 3 दिसंबर उनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार
प्रकार के कार्य आरक्षित मतलब रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन आरक्षित विषय माने गए थे? यहाँ पर है पहला न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। यहाँ पर जो दिया गया है चौथा पुलिस, और नीचे दिए गए में आपको सही बताना है कि कौन कौन सा सत्य है। देखिए 1, 3, 4 इसमें सत्य है, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। याद रखना है कि अस्थायी स्वशासन को अंतिम सूची में शामिल किया गया और इसमें जो था इसे केवल हल करने की एक छोटी सी तरकीब यह है कि बताए गए सभी विषयों में गौर करें तो न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। स्थानीय स्वशासन के अलावा अन्य 3 स्पष्ट रूप से रणनीतिक प्रकृति के हैं जिन्हें ब्रिटिश स्थानीय राजनीतिक इकाइयों को सौंपना नहीं चाहेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर इसमें सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पर आपका जो होगा इसमें 2 है, जैसे कि पहला है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग जो है संधि हस्ताक्षर करे। तो ये आप देखेंगे तो उत्तर में तो क्रिप्स में 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। और हम आपको बताएं कि क्रिप्स का प्रस्ताव क्या क्या था। तो पहला आप याद रखेंगे कि एक भारतीय डोमिनियन की स्थापना करना तथा इस डोमिनियन को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या इससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा और देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजकुमारों द्वारा मनोनीत भी होंगे। तीसरा कि कोई भी रियासत जो भारतीय शासन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है एक अलग संघ बना सकता है और उसका एक अलग संविधान हो सकता है। चौथा कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत से सत्ता हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। पांचवा है कि इस बीच जब तक एक नया संविधान लागू नहीं होता तब तक भारत की रक्षा पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा और गवर्नर जनरल की शक्तियां अपरिवर्तित रहेगी। कोई भी अगला पॉइंट में होगा कि कोई भी प्रांत जो भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है एक अलग संघ बना सकता है और उसका एक अलग संविधान हो सकता है। ये सारे पॉइंट क्रिप्स मिशन में थे। तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करें। तो पहला दूसरा में है और इसमें देखें तो क्या हो जाएगा। पहला कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां मतलब गोदाम स्थापित किया। दूसरा अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। और तीसरा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। इसमें कौन सही है? तो 2 और 3 इसमें सही है और पहला गलत है। हम आपको बताएं कि इसमें पहला डच उपनिवेश 1602 में स्थापित किया गया था जबकि गजपति साम्राज्य 1541 में समाप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये गलत है। और याद रखना है कि अंतिम शासक खखरुआ देव था। ठीक है। और इसमें देखें अगला पॉइंट में तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य की मदद से बीजापुर सल्तनत के राजा आदिल शाह से गोवा पर कब्जा किया और 1639 में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधियों जिसे नायक कहा जाता था से लीज पर ली गई भूमि पर एक फैक्ट्री स्थापित किया। इसलिए ये दोनों के दोनों सही हैं 2 और 3। आपका ये जो क्वेश्चन आंसर का था भारतीय हम
पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का 124 क्वेश्चन 123 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया टोटल, जो 3 सेट में 3 पार्ट में आपको हमने करवाया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब हम जो अगला पार्ट करेंगे उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका हम अगला पार्ट करेंगे, और उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, और एकदम 4 ऑप्शन का क्वेश्चन होगा, और 4 ऑप्शन का क्वेश्चन में एकदम डिटेल के साथ हम एक-एक पॉइंट को आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और हम लगभग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। 150 से 200 लगभग क्वेश्चन हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले पार्ट में हम करेंगे, जो कि उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर इसको आप कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। इसमें टोटल डिटेल के साथ हम अगर करें तो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन अगर करते हैं तो टोटल के टोटल आपको अगर 30 क्वेश्चन इससे पूछता है, मतलब 20 क्वेश्चन तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। हमने हर क्वेश्चन को एक-एक तो जो है केवल 1 केवल 2 जैसे ऑप्शन था वैसे उस हिसाब से हमने किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।